हेलो एंड वेलकम बैक। सो अभी देखो, लास्ट जो हम लोग का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो ज़रूरी चीज़ें डिस्कस की थी वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिस्कस किया था कि जो रोटेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको निकाल लें। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास ये थी कि जेड एक्सिस के अबाउट अगर आप एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और वो जो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है उस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पहली हमारी रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन आएगी। दूसरी जो इक्वेशन थी वो यहाँ पे आप देख रहे हो, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टाइम टी और हाफ अल्फा जेड टी स्क्वायर। ये वैसा ही से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी इक्वेशन आई थी वो ये थी कि जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, जो सॉरी ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा नॉट जेड इनिशियल और 2 टाइम अल्फा जेड, और जो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको इस तरह से रिलेट करती हुई होगी। तो ये बिल्कुल वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS के जैसे आएगी। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे रेडियल और टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स की। मतलब इसमें हम बात करेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होता है तो उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं, एक्सेलरेशन भी होता है। या देखें क्या होता है इसे। जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में, हमारे पास किसी पॉइंट ओ के अबाउट कोई पार्टिकल है, मान लो एम मास का पार्टिकल है, कुछ भी मास का हो सकता है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। किसी टाइम टी पर, कोई टाइम टी1 ले लो, उस पर पॉइंट पी पे था, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी v1, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है उसकी वेलोसिटी, तो आपने v1 देखी। फिर किसी टाइम t2 पर पॉइंट q पे आया और यहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2। अब आप कहोगे सर वेलोसिटी बदल क्यों रही है, तो यहाँ हमारे पास हमको मालूम है कि वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, मतलब अगर मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रहा था, ये जो पार्टिकल था ये पॉइंट पी के, अब पॉइंट पी पे जब था तो उसकी वेलोसिटी मान लो 100 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो v2 अभी भी 100 किलोमीटर ही पर आवर है, लेकिन अब उसकी दिशा बदल गई, मतलब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, स्पीड होती है। तो स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब यहाँ एक बहुत खास वेक्टर का रूल हम समझ लेंगे। जैसे पॉइंट पी पर वेक्टर कैसा है, पॉइंट पी पे वेक्टर इस तरह से है v1। पॉइंट क्यू पे जो वेक्टर है, चलो उसको पॉइंट पी पे बना के देखते हैं, तो पॉइंट क्यू पे वेक्टर ऐसे दिखेगा। तो पॉइंट पी पे जो वेक्टर था वो v1 था, पॉइंट क्यू पर जो वेक्टर है वो v2 है, और आपके पास ये दो एरो हैं। ये दो एरो हमने पॉइंट पी पर ही बना दी, जस्ट इसको समझ लो, इसको यहाँ से उठा करके शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसको उठा के शिफ्ट कर दिया, जरा चार्ज लगा दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, फिर वेलोसिटी v2 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा v, जो कि क्या होने वाला है v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1। इनिशियल वेलोसिटी को हमने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दिया, तो ये हमारा डेल्टा v यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये डेल्टा v की डायरेक्शन क्या है, अगर आप डेल्टा v की डायरेक्शन देखो तो डेल्टा v की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो ये एक बहुत ही खास बात है, यहाँ पर हम ये पाते हैं कि हमारा जो डेल्टा v हो गया, यानी चेंज इन वेलोसिटी है जो कि टाइम के साथ हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो हमेशा सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, अगर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या एक यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी और इसी वजह से एक्सेलरेशन भी ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी, यानी कि टूवर्ड्स द सेंटर। तो आप देख रहे हो कि जो डेल्टा वी है वो किसकी तरफ है, वो सेंटर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह से हमने एक खास तरह के चेंज ऑफ वेलोसिटी को देखा, जो सर्कुलर मोशन करते समय हमेशा टेंजेंट की तरफ फोकस होता है। अब यहाँ पर हम एक रूल, एक तरह से आप कह सकते हो, एक अपनी जो आपने बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है उसके एक रूल को हम यूज करते हैं। चलिए देखते हैं ये रूल क्या है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम क्या करते हैं इस डायग्राम को हम एक बार फिर से बनाते हैं आपके सामने, ताकि उस ज्योमेट्री के लिए जरूरी जो चीज़ें हैं उनको आप समझ पाएँ। ओके, सपोज हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, ये हमारा पॉइंट ओ है,
यहाँ से हमने एक पॉइंट P लिया जिसका रेडियस r है, और यहाँ पर हमारे पास जो टेंजेंट वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 है। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पार्टिकल पॉइंट Q तक पहुँचा, यहाँ पर जो वेलोसिटी कितनी है, v2 है। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर हम इस चीज़ को अलग करें, अगर हम v1 को v2 को इसके पास ले जाएं, तो अगर हम v2 को बिल्कुल ऐसे ही बनाएं जैसे यहाँ हमने v2 को इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो बन रहा है ट्रायंगल, ये हो जाएगा डेल्टा v। और यहाँ दूसरी तरफ हमारा जो P से Q तक का डिस्टेंस था, अगर हम इसको कम माने, ये जो डिस्टेंस है दिस इज डेल्टा s। सपोज P के बीच डिस्टेंस कम है तो कर्वेचर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल है P v1 v2 ये वाला जो वेलोसिटी के साथ बन रहा है, और दूसरा आपके पास ट्रायंगल है P Q और O, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप ले रहे हो यहाँ पर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि द टू ट्रायंगल्स एज POQ, जैसे कि POQ ये ले लो, और जो PV1 V2 है, जो आपका PV1 V2 ये वाला जो ट्रायंगल है, दे बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आपके पास डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, देखो यहाँ पर डेल्टा V डिवाइडेड बाई V मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वही होगा जो डेल्टा S अपॉन R होगा। मतलब दोनों ट्रायंगल की जो आर्क वाला हिस्सा है और रेडियल वाला हिस्सा, दोनों का रेशियो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने डेल्टा V बाई V1 को डेल्टा S बाई R दोनों को डिवाइड कर लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की आप बात यहाँ पर कर रहे हो। अब डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा S अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई V, आपने तिरछा गुणा यहाँ पर कर दिया। अब अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को टी के साथ डिवाइड कर दें, तो डेल्टा V बाई डेल्टा टी यहाँ हो गया, डेल्टा S बाई R था तो डेल्टा S बाई डेल्टा टी कर दिया, V1 के ये R यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो V1 बाई R हो गया। अब एक चीज जरा समझो, यहाँ पर डेल्टा S इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, तो ये असल में किसके बराबर होने वाला है, वेलोसिटी के बराबर होने वाला है। लेकिन आप कह रहे हो कि यहाँ दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी V1 है, एक वेलोसिटी V2 है। अब वेलोसिटी V1 पॉइंट P पे है, वेलोसिटी V2 पॉइंट Q पर है। तो हम यहाँ पे एक बात कहेंगे, हम बात ये कहेंगे कि आप अगर डेल्टा टी को बहुत छोटा ले रहे हो, जो कि हम नॉर्मली लेते हैं इनफाइनाइट स्मॉल, जो अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, डेल्टा टी को हमने काफ़ी छोटा माना है, तो इसका मतलब है पॉइंट P और Q बहुत पास पास होंगे। अगर पॉइंट P और बहुत पास पास होंगे तो आप कह सकते हो V1 और V2 लगभग बराबर होंगे। तो वही हमने किया कि अगर P इज़ वेरी नियर टू Q, तो आप मान सकते हो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। आई होप इस बात को समझ पा रहे होगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डेल्टा S बाई डेल्टा टी को हम क्या लिख देंगे, V, साथ ही साथ जो V1 यहाँ लिखा है इसको भी लिख देंगे V। तो हमारे पास डेल्टा V बाई डेल्टा टी है, वो जब लिमिट आप रखते हो डेल्टा टी टेंस टू 0 तो उसको लिखेंगे dV बाई dt। इसको इस पूरे टर्म को क्या लिखा जाएगा, dV बाई dt। कब, जब आपका डेल्टा टी 0 को टेंड करे। तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा, रेडियल क्यों, क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग सेंटर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा S बाई डेल्टा टी आ गया V, V1 की जगह लिख दिया V, R तो है ही रेडियस, तो ये हो गया V स्क्वायर बाई R। तो इसका मतलब है कि जब t बहुत छोटा है, t टेंस टू 0 है, उस समय हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो कितना होगा, V स्क्वायर बाई R। हमारा रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। और ऐसी स्थिति में चूंकि हम यूनिफॉर्म मोशन मान रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घूम रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ रेडियल कंपोनेंट होगा। वी विल ऑब्जर्व द रेडियल एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ V, क्योंकि V लगातार बदल रहा है। जब वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है पॉइंट O के अबाउट, तो उस समय उसका वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी की स्पीड तो सेम है, लेकिन उसका डायरेक्शन वाला पार्ट बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से वहां पर सिर्फ एक ही तरह का एक्सेलरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, अच्छा इसी कंडीशन में क्या है हो रहा होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन जैसा चल रहा है तो डेल्टा S बराबर R डेल्टा थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। अगर हम इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे डेल्टा S बाई डेल्टा टी, वही बात है कि अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, स्मॉल हो रही है, तो डेल्टा S बाई डेल्टा टी को हम V कहेंगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो होगी R टाइम ओमेगा, ओमेगा इज द डी थीटा बाई डी टी। तो हमारे पास एक फार्मूला और आ रहा है, V इज इक्वल टू R ओमेगा, इसको भी हम यूज करेंगे। तो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, V स्क्वायर बाई R आया। हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, V इक्वल टू R ओमेगा आ रही है, और ये सब यूनिफॉर्म के केस में है। तो अब हम यहाँ से समझेंगे। अब सवाल ये है कि अच्छा चलिए, ये तो वो बात हो गई कि वेलोसिटी के अंदर दो हिस्से थे, एक हिस्से को आप कह रहे थे स्पीड है
और दूसरे हिस्से को आप कह रहे थे मैग्नीट्यूड स्पीड है और दूसरा कह रहे थे डायरेक्शन है। यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो हम कहते हैं स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा था, उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम ऑब्जर्व कर रहे थे वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ थी। लेकिन क्या होगा अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ऐसी स्थिति में इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों था, क्योंकि स्पीड सेम थी। अब क्या हो गई, स्पीड चेंज हो रही है, बढ़ रही घट रही, कभी बढ़ कभी बढ़, जो भी आप कहो। तो जो स्पीड चूंकि चेंज हो रही है नाउ, सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन। तो एक वाजिब सवाल यहाँ पे उठता है, तब क्या होगा, व्हाट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आल्सो चेंजेस अलोंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन के चेंज की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा, हमने देखा है। लेकिन अगर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के चार्ज साथ वेलोसिटी की स्पीड भी चेंज होना, स्पीड वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से एक और एक्सेलरेशन आएगा। तो वेलोसिटी में जो स्पीड वाला पोर्शन है उसके चेंज होने से हम एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखेंगे, और जो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वजह से हमने ऑलरेडी रेडियल एक्सेलरेशन देख रखा है। तो इसी तरह से सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। दो ही तरह क्यों होते हैं, क्योंकि एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज के साथ जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा एक्सेलरेशन उसकी जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, जो स्पीड वाला पार्ट है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दो तरह की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दो तरह के एक्सेलरेशन हम सर्कुलर मोशन में ऑब्जर्व करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि एज द टू क्वांटिटीज आर चेंजिंग इन वेलोसिटी, सो टू कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी देयर। मैग्नीट्यूड के लिए एक, डायरेक्शन के लिए एक। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमने पढ़ा है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो r तो कांस्टेंट है, क्या चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा, और ओमेगा टाइम के साथ चेंज होगा तो आ जाएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, रेडियल तो v स्क्वायर बाई आर है, टेंजेंशियल जो होगा वो होगा r अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, आप वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है यानी कि स्पीड वैल्यू है उसको टाइम के साथ चेंज होता हुआ मानो अलोंग द पाथ, अलोंग द टेंजेंट पाथ, मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इस टेंजेंट पाथ के अलोंग ये है उसकी एक्सेलरेशन। तो हमारे पास दो तरह के एक्सेलरेशन आ गए बच्चों। एक एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो कि किसके बराबर होता है, आर टाइम अल्फा के बराबर होता है। एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है जो कि v स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग कि आप जब सवाल लगाते हो तो आप सोचते हो कौन सा एक्सेलरेशन यहाँ पे काम करेगा, टेंजेंशियल वाला फार्मूला लगाएं कि रेडियल का फार्मूला लगाएं। सिंपल सी बात है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, किसी पॉइंट पी पे हो, किसी इंस्टेंट पर, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट के अलॉन्ग काम करता है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो रेडियस के अलॉन्ग काम करता है, सेंटर की तरफ जाता है। तो ये आर है और ये ए टी है, ए टी मतलब टेंजेंशियल, ए आर मतलब रेडियल। इसकी वैल्यू v स्क्वायर बाई आर है, इसकी वैल्यू आर टाइम अल्फा है। एज सिंपल एज, यू नीड नॉट टू कंफ्यूज कहाँ ए टी कहाँ आर, डायरेक्शन सिंपल सी बात है जो उनको बता रही है। अब देखो यहाँ पर, तो अगर टेंजेंशियल की वैल्यू है ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा, तो रेडियल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर, एंड वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू हमने आर ओमेगा रख दी, तो आर स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, आर कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपल हमारे पास दो तरह का एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आर टाइम अल्फा, और रेडियल एक्सेलरेशन है आर टाइम ओमेगा स्क्वायर। We need not to confuse. So चूंकि ये जो एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ये हमेशा सेंटर को चाहता है, सेंटर को पसंद करता है, सेंटर को अप्रोच करता है, उसका अफेक्शन है सेंटर के साथ में। तो चूंकि उसका अफेक्शन है सेंटर के साथ में, तो इसके लिए एक वर्ड डिराइव हुआ है, सेंट्रीपिटल, केंद्र को चाहने वाला, केंद्र की ललक रखने वाला एक्सेलरेशन। तो इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इतना दो फॉर्मूले हमने जो यहाँ पढ़े हैं वो, उनमें थोड़ा सा और हमें डीप में उतरना होता है, बिकॉज प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो हमें थोड़ा सा डीपर साइड में उसके जाना होगा। लाइक हम थोड़ा सा, वी नीड टू लर्न मोर अबाउट v इक्वल टू आर ओमेगा एंड द टेंजेंशियल आर अल्फा। ये दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें और समझना है। v इक्वल टू आर ओमेगा जो टर्म है वो ये कहता है कि अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही किसी ऑब्जेक्ट के अबाउट, सपोज जैसे आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर एक ही कोई चक्र है, कोई पहिया है, ठोस डिस्क है, और वो किसी पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि ये आपका गोल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सेंटर है, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो जब इस तरह से घूम रहा होगा तो इस पर हमने कुछ और सर्कल बना दिए, जैसे ये सर्कल नंबर 1 बना दिया, 2 बना दिया, और एक आउटर पेरिफेरी पे सर्कल को 3 मान ले। सर्कल नंबर 1 पे एक पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी v3 है,
सॉरी V1 V2 ऐसे ऐसा उल्टा लिख दिया मैंने, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। तो सर्किल नंबर 1 सबसे बड़ा सर्किल है, वहाँ वेलोसिटी V1 है। सर्किल नंबर 2 जो छोटा छोटा सर्किल है, वहाँ वेलोसिटी V2 है। सर्किल नंबर 3 सबसे छोटा सर्किल है, वहाँ वेलोसिटी V3 है। सवाल ये है कि क्या तीनों वेलोसिटी बराबर होंगी? ये कौन सी वेलोसिटी है? वो टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, जो उन बनाए गए सर्किल के टेंजेंट के साथ में है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है। रिजिड बॉडी की बात जब हम करते हैं तो हम एक बात बार बार कहते हैं कि रिजिड बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब रिजिड बॉडी घूम रही होती है तो हर पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होती है। ये वैल्यू हमेशा सेम होगी, ये रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है। और अगर कोई बॉडी रिजिड नहीं है तो ये ओमेगा सेम नहीं होगा। जैसे आप सोचो कि आप ये फॉर्मूला क्या तूफान जो टॉर्नेडो होते हैं उन पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला आप टॉर्नेडोज पर नहीं इसलिए अप्लाई कर सकते बिकॉज टॉर्नेडोज आर नॉट द सॉलिड ऑब्जेक्ट। टॉर्नेडो एक गैस हवा का एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत तेजी से हवा घूम रही होती है। तो कहीं हवा डेंस है, कहीं हवा रेयर है उसके अंदर। सर्कमफेरेंस पे, सेंटर पे तो कहते हैं मतलब डेंसिटी हवा की होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वो रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें जब वो मोशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, तब भी उसके हर पॉइंट के बीच का जो रिलेटिव डिफरेंस है वो सेम रहे। तो टॉर्नेडो इज नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अ रिजिड बॉडी। सो आप इस पर V=R ओमेगा नहीं लगा सकते। चलिए उसको छोड़ते हैं। पानी की बाल्टी है, उसमें आप हाथ को घुमाएं, पानी उसमें घूमना शुरू कर दे, तो जो घूमता हुआ पानी है क्या वो एक रिजिड बॉडी है? नहीं है। ओके, आपने जब पानी घुमाया तो पानी में लहरें हुई, टर्बुलेंस हुआ, फ्लो की, उसमें पूरी डायनामिक्स लगी। कहीं पर थोड़ा ज़्यादा, कहीं कम, रगड़ रही है बाल्टी की सरफेस पे, तो वहाँ कुछ और फ्रिक्शन की वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से, तो वहाँ V=R ओमेगा नहीं लगा सकते। लेकिन एक थाली है जो कि घूम रही है, चक्र है, घूम रहा है, CD प्लेयर में CD घूम रही है, तो दैट इज अ सॉलिड बॉडी, दैट इज अ रिजिड बॉडी। तो वहां पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है? हर पॉइंट का जो ओमेगा होता है वो सेम होता है। तो यानी कि अलग R चेंज होने से V चेंज होगा। तो R अगर कम हुआ तो V आपका कम होगा, R ज्यादा हुआ तो V ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि जो सर्कमफेरेंस पे ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी V1 है, उसकी वेलोसिटी मतलब V1 ज्यादा होगा, और V2 उससे कम, V3 सबसे कम। तो जितना आप घूमने वाली एक्सिस के यानी जो केंद्र है उसके पास रहेंगे, जितना आप उसके पास रहेंगे, आपको उतना ही कम वेलोसिटी महसूस होगा, और आप जितना दूर रहेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी महसूस होगी। तो जो मैरी गो राउंड झूला होता है, तो मैरी गो राउंड झूले में क्या होता है? आप सेंटर के पास अगर खड़े हैं तो सेंटर के पास खड़े होने पर आपको जो वेलोसिटी महसूस होगी, जब वो मैरी गो राउंड घूम रहा होगा, वो सबसे कम होगी। लेकिन अगर आप सेंटर से दूर सर्कमफेरेंस के पास खड़े हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो वेलोसिटी महसूस होगी। और हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन जो होता है वो V²/R होता है, तो फिर वहाँ एक्सेलरेशन भी ज़्यादा आपको महसूस होगा। आपको सारा जो थ्रिल है, जो सारा आपको रहस्य, जो मतलब उस झूले का सारा एडवेंचर है, वो आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप सेंटर की तरफ होते हो। इसीलिए मैरी गो राउंड जो बड़े बड़े झूले होते हैं उसमें बिल्कुल सर्कमफेरेंस पर कुर्सियाँ लगी होती हैं जहाँ लोग बैठते हैं, बिकॉज सर्कमफेरेंस पे ही सारा थ्रिल है। मैक्सिमम रेडियल एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी, अगर उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही तो सब कुछ वहीं महसूस होगा। तो इस तरह से आपको ये कहना, आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी जो होता है वो सर्कमफेरेंस पे सबसे ज़्यादा, V1 इज लार्जेस्ट एंड V3 इज द स्मॉलेस्ट। सो इन रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, the rate of change of theta with respect to some fixed reference line is always same। ठीक है, थीटा हमेशा सेम होता है। इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज सेम। तो ओमेगा हर पॉइंट का सेम होगा। अगर ओमेगा सेम है तो V=R ओमेगा। इस रिलेशन के अंदर ओमेगा सेम होने की वजह से डिफरेंट रेडियस का वेलोसिटी कम होगा, और खासतौर पे प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आ रही है, बिकॉज नाउ V इज प्रोपोर्शनल टू R बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। सो ओमेगा को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह से आप यूज कर सकते हो। तो V प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर R ज़्यादा है तो V ज़्यादा, R कम तो V कम। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि सो द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट रोटेट्स विद द सेम ओमेगा। डिफरेंट पार्ट जो होंगे वो सेम ओमेगा से रोटेट करेंगे। इस वजह से सो ड्यू टू डिफरेंट आर देयर लीनियर वेलोसिटी चेंजेस, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, और मैक्सिमम अगेन कह रहा है सर्कमफेरेंस वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा होगी और सेंटर के पास वाले हिस्से में सबसे कम होगी। दिस इज़ अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। इसको समझने की आपको ज़रूरत रहेगी क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ सवाल होते हैं जो कि सवाल के दौरान एक लॉजिक को बिल्ड करने में इसकी फ़ायदा आपको मिलता है।
ओके, नाउ लेट अस, जब इतना सब रोटेशन हो रहा है तो एक रोटेशन से साथ जुड़ी हुई एनर्जी होती है, जैसे कोई मोशन हो रहा है, वेलोसिटी है, तो वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है लीनियर मोशन में। ऐसे यहाँ रोटेशनल वेलोसिटी हो रही है, तो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की भी बात हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। हम माने कि ये हमारे पास आप जो डायग्राम देख रहे हो उसमें जो रेड बॉडी है, दिस इज द एक्चुअल बॉडी, एक रेड कलर की जो बॉडी बनाई है लाइन से, दिस इज द एक्चुअल बॉडी। फिर क्या हुआ, किसी टाइम t1 पे यहाँ है, फिर थोड़ा सा रोटेट किया तो टाइम t2 पे यहाँ पहुँच गई, फिर थोड़ा रोटेट के टाइम t3 पे यहाँ पहुँच गई, तो वही बॉडी है, उसकी 3 स्थितियाँ दिखा रहे हैं। तो जो ये आपके पास ये व्हाइट कलर का ये है, व्हाइट कलर का ये है, ये दो तीन बॉडी नहीं है, बल्कि वो जो रेड कलर की बॉडी है उसी के अलग अलग टाइम पर हमने एक तरह से मतलब पिक्चर्स बनाई हैं। जस्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू यू कैन से कि हम उसको एक 3 डायमेंशनल डायग्राम में रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी टाइम t1 पर आपका एक पॉइंट था P, जिसका मास था mi, आई मीन क्योंकि रिजिड बॉडी है, अरबों करोड़ों एटमों से मिलकर पॉइंट, मास पॉइंट से मिलकर बनी है। हमने कोई आयत पॉइंट ले लिया, आयत पॉइंट लिया पॉइंट P पर, जिसका मास mi है। जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके साथ उस आयत पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो RI है। अब यहाँ R परपेंडिकुलर I हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कहने का मतलब पॉइंट P से आप सीधी लाइन खींचिए एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो वो लाइन इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। बस इसी लाइन की जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली, क्योंकि हम कई डिस्टेंस मान सकते हैं। हम इस बॉडी पर ऐसे जिगजैग पाथ पे डिस्टेंस ले लें, नहीं साइनसॉइडल फॉर्म में पाथ ले लें ना, साइनसॉइडल पाथ नहीं लेना, हमें बिल्कुल लोवेस्ट मिनिमम डिस्टेंस का पाथ लेना है। और मिनिमम डिस्टेंस का पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, और जब भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो एक्स्ट्रा रोटेशन के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने बॉडी को ऐसे माना है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि बॉडी ऐसे है तो एंगल उसका कुछ और है, सिंप्लीफिकेशंस हैं सारे। तो रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी बेसिकली क्या होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी पार्टिकल्स। तो से ith पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी इज दिस। बिल्कुल सही बात है, रोटेट कर रही है, उसकी हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होती है। तो मान लो हमने ith पार्टिकल ith पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा i मान ली। अच्छा, तो उस अगर वो r रेडियस r, अब यहाँ r परपेंडिकुलर i को हमने कैसे लिख दिया, सिंपली RI लिख दिया। एक बार समझा दिया कि परपेंडिकुलर लेंगे, फिर हमने वो ड्रॉप कर दिया है। तो अब आपके पास अब उस ith पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। v की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हो, v इक्वल टू r ओमेगा के फॉर्मूले से। तो अब v की फॉर्मूला रख दो, mi/ri ओमेगा i स्क्वायर, डेफिनेटली क्योंकि v इक्वल टू r ओमेगा होता है तो रखने पर i सफिक्स लगा हुआ है। ये तो ith पार्टिकल की बात थी। सारे पार्टिकल के साथ क्या होगा, सारे पार्टिकल के साथ यही केस होगा। तो अगर आपको सारा पार्टिकल लेना है, जैसे आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर ले लो। दूसरा पार्टिकल है तो हाफ m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर ले लो। इस तरह से अगर आपके पास 1,00,000 पार्टिकल हैं तो हाफ m 1,00,000 r 1,00,000 स्क्वायर ओमेगा 1,00,000 स्क्वायर ऐसे ले सकते हो। तो इसको समराइज करने के लिए हमने एक नोटेशन इस्तेमाल किया कि सम ओवर i कहाँ से रन कर रहा है, 1 से लेकर के 1,00,000 तक, और फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mi RI स्क्वायर ओमेगा i स्क्वायर। तो इस तरह से आप r की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, 2 रखोगे दूसरा टर्म आ जाएगा, 1,00,000वां टर्म रखोगे तो आखिरी टर्म आ जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट हैंड नोटेशन कर दिया। तो हमने सारी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या निकाली, समेशन कर दिया। शॉर्ट हैंड तरीका लंबी सीरीज को लिखने का तरीका है, तो इज हाफ mi RI स्क्वायर ओमेगा i स्क्वायर। लेकिन हमने क्या कहा है आपके साथ, हम लोग ने बात की है कि सभी पार्टिकल चाहे ith हो, चाहे jth हो, चाहे पहला हो, चाहे 25वां हो, सबका ओमेगा हमेशा सेम होगा। ओमेगा हर पार्टिकल की रिजिड बॉडी पर सेम होगा। तो फिर इसका मतलब है ओमेगा i कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि पहले पार्टिकल के लिए भी ओमेगा ओमेगा है, दूसरे पार्टिकल के लिए भी ओमेगा ओमेगा है, लाखों पार्टिकल के लिए भी ओमेगा ओमेगा है। तो फिर हम क्यों ये आई क्यों रखें, हम सबके लिए ओमेगा रख दें। तो आपने ओमेगा आई की जगह पे ओमेगा रख दिया, बिकॉज ओमेगा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। होप इट्स ओके। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, हाफ 1/2, इसमें तो आई नहीं लगा तो इसको हमने बाहर कर दिया, तो 1/2 हमने बाहर कर दिया। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। कहाँ से बाहर कर दिया, इस समेशन के साइन से, जो कि समेशन 1 2 3 4 के लिए है। और अगर हाफ पे कोई मतलब नहीं है, ओमेगा पे कोई मतलब नहीं है, आप पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है इसका एक खास नाम है। अभी तक रोटेशन मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीधे तौर पे आपके ऊपर नहीं इंट्रोड्यूस किया है, उस तरह से नहीं बताया, बिकॉज लॉजिकली
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस काइनेटिक एनर्जी की डिस्कशन में पहली बार आता है। जनरली हम रोटेशन टाइम्स पढ़ते हैं ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंट्रोड्यूस होते लो, ओके नाउ मास को डिस्टेंस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट व्हेन काइनेटिक रोटेशनल मोशन में जब हम काइनेटिक एनर्जी की एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने एक सिचुएशन इस तरह की आती है जो कि आपके सामने यहाँ दिख रही है, और इस सिचुएशन में आप जब ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी पाते हो तो आप इसका एक नाम रखते हो। तो ये पहला समय होता है जब फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस होता है काइनेटिक एनर्जी की डिस्कशन के दौरान। तो एक नेचुरल तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है, हमने यहाँ पे कहीं कुछ इंट्रोडक्शन दिया नहीं कि ओके लेट अस इंट्रोड्यूस यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम अपना काम नॉर्मली लॉजिक से करते जा रहे थे और अचानक से हमने सभी पार्टिकल के लिए लॉजिकली देखा, अरे ये क्या टर्म है, MIRI स्क्वायर आ गया ना, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम ओमेगा स्क्वायर। यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है, जबकि हमने ओमेगा को रेडियन पर सेकेंड में मेजर किया है, ऐसा किया है तो हमारा यूनिट काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल होगी जो कि SI सिस्टम में होती है, और SI सिस्टम में ओमेगा भी रेडियन में नापा जाता है। डन। तो अब यहां पर लिखाएगा ना, दिस इज द पॉइंट इन द स्टडी ऑफ रोटेशनल ऑब्जेक्ट व्हेन वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चूंकि ये जो टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस किया गया, यानी काइनेटिक एनर्जी को समझना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ओमेगा के बारे में तो आपकी जानकारी है कि भाई थीटा का चेंज टाइम के साथ ओमेगा होता है, बट व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा जैसे एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी बातें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आगे करेंगे। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन हम ये लोग यहाँ पे ये देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि काइनेटिक एनर्जी ने रोटेशन मोशन में क्या निकाला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या हाफ तो नंबर है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर। लीनियर में क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ मास है, यहाँ v है, तो लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर लीनियर काइनेटिक एनर्जी में, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो आई है इसका रोल यहाँ मास जैसा है, जैसे लीनियर मोशन में मास का रोल होता है वही रोल रोटेशनल मोशन में आई का है। अब जरा आप चलिए पीछे न्यूटन के ज़माने में। न्यूटन ने मास के आइडिया के साथ क्या जोड़ा था, जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ कहता है कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। उस इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से वो ऑब्जेक्ट किसी एक्सटर्नल इफेक्ट में या तो अपनी स्टेट को चेंज करता है, यानी वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को बनाए रखे। ना व्हाट डू मीन बाय स्टेट, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहना चाहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यानी मास की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली इनर्शिया जो प्रॉपर्टी न्यूटन ने बताई थी कि ऑब्जेक्ट के साथ होती है वो उसके मास के साथ सीधे रिलेटेड है। हैवियर मास लार्जर इनर्शिया, लेसर मास कम इनर्शिया। तो यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी में जो रोल मास का है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, इसीलिए इसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ा, क्योंकि इनर्शिया हमने मास के साथ जोड़ रखा है, लेकिन यहाँ जो मास है वो किसी एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। तो जब हम उस मास और जो डिस्टेंस से प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको मोमेंट कहते हैं। मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक्सिस है, उससे दूर कोई क्वांटिटी है, मान लो मास, और डिस्टेंस है r, तो मास को r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज द मोमेंट ऑफ मास, दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ मास। मूवमेंट नहीं कहते, मोमेंट कहते हैं। तो जो क्वांटिटी और जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है इज कॉल्ड द मोमेंट। तो यहां पर हम मास को और डिस्टेंस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज समथिंग वेरी मच लाइक मास और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, यह है मास इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो वहां से हमें मोमेंट, एग्जैक्टली मोमेंट नहीं बट मोमेंट टाइप ऑफ थिंग है, और इसका रोल वही है, ये जो आई इसका रोल वही है, इनर्शिया का रोल, जो कि लीनियर मोशन में होता है, क्योंकि फॉर्मूले सेम मिल रहे हैं। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कई लोग मोमेंट के ऊपर एतराज जताते हैं कि सर मोमेंट तो मास इंटू डिस्टेंस होता है, यहाँ तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो इसलिए इसको एक और अच्छा नाम लोगों ने सजेस्ट किया है, यूज भी होता है, रोटेशनल इनर्शिया, कि नो इट इज द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। तो देख लिया, हटाओ, चलो मोमेंट के साथ आपको दिक्कत है, चलो हटा दो। हालांकि बहुत ही पॉपुलर नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ही फेमस नाम है ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी, बट स्टिल वी आर यूजिंग द वर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। बट द मेन पॉइंट इज दैट व्हाई यू आर saying this inertia, why you are associating the inertia with this quantity I, because इसका रोल इस फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर लीनियर में है,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है। तो जो रोल लीनियर वेलोसिटी का v का है वही रोल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का है, ठीक है। तो जो रोल मास का है वही रोल आई का होगा। तो मास तो इनर्शिया के साथ जुड़ा है, तो आई भी इनर्शिया के साथ जुड़ा है। मास लीनियर मोशन की इनर्शिया के साथ जुड़ा है, तो वहाँ लीनियर तो नहीं कहते, लेकिन हम यहाँ चूंकि रोटेशनल के साथ इनर्शिया जुड़ा है, तो इसलिए रोटेशनल इनर्शिया इसको नाम देते हैं। सो दीज आर सम लॉजिक्स बिहाइंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस थिंग, क्यों हम कहते हैं, कैसे नेचुरल तरीके से हमारे मैथमेटिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। हाँ, अब इसके बाद से जब भी हम कोई आगे लेक्चर आगे डिस्कशन करेंगे, तो फिर अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस हमको हो गया, तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आगे जान पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसमें नहीं रख रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा टॉर्क की। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी एक्सिस के अबाउट फोर्स लगाते हो, कपल ऑफ फोर्स लगाते हो, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो, तो क्या हो सकता है, टॉर्क होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक नट है, नट बोल्ट है, और यहाँ एक रिंच है। तो रिंच से नट बोल्ट को ओपन करते हो तो ये फिजिक्स से किस लॉ को, क्योंकि आप घुमा तो रहे ही हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक रिंच का इस्तेमाल कर रहे हो सो दैट आप नट बोल्ट को रोटेट कर सको। अब रिंच में हैंडल होते हैं, उसमें एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्या होगा, रिंच की हैंडल लंबी हो तो क्या आसानी से नट बोल्ट खुल जाएगा, या रिंच की हैंडल बहुत छोटी हो तो क्या खोलना आसान होगा। ऐसे जो जैक होता है, आप दरवाज़ा जब बंद करते हो खोलते हो, तो हैंडल को अगर बिल्कुल दरवाजे के पास रखो तो क्या होगा, दरवाजे से दूर रखोगे तो क्या होगा। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और जब टॉर्क पढ़ते हैं ना, तो टॉर्क पढ़ने में हम उन सारी एस्पेक्ट्स को, उन सारे जो permutation combinations इनको कवर करते हैं। सो वी विल डिस्कस द टॉर्क इन द वेरी नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बाय बाय।